सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लीगलपीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिट पिटिशंस एंड इट्स टाइप्स। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ रिट पिटिशन? रिट पिटिशन इज एन ऑर्डर बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और कोर्ट्स डायरेक्टिंग देम टू डू समथिंग और टू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो रिट पिटीशन एक ऐसा ऑर्डर होता है जो हायर कोर्ट इशू करते हैं लोअर कोर्ट्स के लिए। उन्हें डायरेक्ट करता है कि चाहे तो आप कोई काम करिए या फिर कोई काम कर रहे हैं तो उसे मत करिए, उसे स्टॉप करिए। तो रिट एक तरीके की रिटर कमांड होती है इन द नेम ऑफ द कोर्ट, जो डायरेक्ट करती है कोर्ट को एक स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए। हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिट्स। रिट्स 5 तरीके की दिए गए हैं। नंबर 1 हेबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडमस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्चुरारी, फिफ्थ क्वो वारंटो। तो आइए इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। हमारी पहली रिट आती है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है अ डिमांड टू प्रोड्यूस द बॉडी, यानी किसी भी बॉडी को प्रोड्यूस करना, वेदर डेड और अलाइव। The issuance of the writ means an order to the detaining authority or person to physically present before the court the detained person and show the cause of detention so that the court can determine its legality or otherwise. The purpose of this writ is not to punish the wrongdoer but merely to secure the release of the person illegally detained. Now let's see who can apply for this writ. An application for habeas corpus can be made by either the prisoner himself or by any other person on his behalf. चाहे तो prisoner वो खुद अप्लाई कर सकता है या फिर कोई उसके behalf पे एप्लीकेशन लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से जजमेंट्स में इस स्कोप को और बड़ा कर दिया है। नाउ एनी पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट हु इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन हु बाय रीजन ऑफ पॉवर्टी और एनी अदर कॉज आर अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द इशू ऑफ द रिट। यानी अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है हेबियस कॉर्पस की, जो सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड हो किसी के भी अफेयर्स में, या कोई ऐसा पर्सन हो जो अपनी गरीबी के कारण ये एप्लीकेशन ना लगा पा रहा हो। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन द रिट कैन बी इशूड। नंबर 1 द एप्लीकेंट और द पर्सन फॉर हुम द एप्लीकेशन इज मेड मस्ट बी इन कस्टडी। जिसके लिए एप्लीकेशन लगाई गई है या जो एप्लीकेशन लगा रहा है वो कस्टडी में होना चाहिए। Second, the application of habeas corpus ordinarily should be by the detainer on the behalf of the person detained. All the formalities relating to arrest and detention were based on malified, example, long delay in communication of ground of arrest. Fourth, the order of arrest must be defective in substance. Fifth, vague and indefinite grounds of detention can also be one of the good grounds for getting a writ of habeas corpus issued. Sixth, the order of detention is tainted with irregularity. तो आइए देखते हैं हम कुछ ऐसी कंडीशंस जब ये रिट इशू नहीं की जा सकती। नंबर 1, अगर एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई जाए और जो प्लेस है जहाँ पे पर्सन डिटेन किया गया है वो हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन लिमिट से बाहर है, तो ये इशू नहीं की जा सकती है रिट। सेकंड, जब उस रिट पिटीशन की सुनवाई जारी थी तो उसी बीच उस पर्सन को रिहा कर दिया गया, तो रिट इशू नहीं की जा सकती। थर्ड, व्हेन डिटेंशन इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस और इंडिक्टमेंट ऑफ अ क्रिमिनल चार्ज। जब डिटेंशन किसी क्राइम की सजा की वजह से मिला गया हो तो ये रिट इशू नहीं की जा सकती। फोर्थ, व्हेन अ पर्सन इज डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। जब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर किसी पर्सन को डिटेन करा गया है तो भी ये रिट इशू नहीं की जा सकती। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 21 से इस रिट का क्या रिलेशन है। अब क्या है, आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, जो हमें राइट टू लिबर्टी प्रोवाइड करता है। तो ये रिट बहुत ही वैल्यूएबल बन जाती है अपनी लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट इशू कर सकता है ओनली अगेंस्ट द स्टेट इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है रिट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स इलीगली और आर्बिट्रेरली डिटेनिंग एनी अदर पर्सन। तो हमारी अगली रिट आती है रिट ऑफ मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वीक कमांड। ये रिट जनरली तब इशू करी जाती है एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी को, जब वो अपनी लीगल अथॉरिटी या लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता। ये रिट एक पब्लिक ऑफिशियल को इशू की जाती है ताकि वो अपना काम कर सके जो उसका पार्ट है ऑफिशियल ड्यूटी का, लेकिन वो पार्ट निभाने में असफल रहा है। It demands activity from an authority that has either not acted or refused to act according to its legal duty. तो आइए देखते हैं when the writ can be issued. Mandamus lies against authorities whose duty is to perform certain acts and they have failed to do so. Under following circumstances, mandamus can be issued. The applicant must have a legal right to the performance of a legal duty. Applicant के पास एक legal right होना चाहिए कि सामने वाला उस legal duty को perform करे. It will not issue where to do or not to do an act is left to the discretion of the authority. अगर authority के पास ये choice है कि वो कोई act करे या ना करे, तो उस टाइम पे ये writ issue नहीं की जाएगी। The legal duty must be of a public nature. Supreme Court stated that mandamus might, under certain circumstances, lie against a private individual if it is established that he has colluded with the public authority.
थर्ड, ये किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के सामने इशू नहीं की जा सकती या उसके खिलाफ इशू नहीं की जा सकती ताकि एक प्राइवेट राइट को एनफोर्स किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट। इवन दो मैंडेमस डज नॉट लाई टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर पार्टीज, it will lie where the petitioner's contractual right with the third party is interfered with the state or with by the state. Mandamus will not issue to enforce departmental manuals or instruction not having any statutory force which does not give rise to any legal right in favor of the petitioner. As a general rule, mandamus is not issued in anticipation of an injury. There are exceptions to this rule. Anybody who is likely to be affected by the order of a public officer is entitled to bring an application for mandamus if the officer acts in contravention of his statutory duty. अगर किसी को भी लग रहा है कि किसी पब्लिक ऑफिसर के ऑर्डर की वजह से वो अफेक्ट होने वाला है तो एप्लीकेशन लगा सकता है मैंडेमस के लिए अगर वो ऑफिसर अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी के कॉन्ट्रावेंशन में एक्ट करता है। ये देखते हैं मैंडेमस कब कब इशू नहीं की जा सकती। नंबर 1, नो मैंडेमस विल लाई अगेंस्ट एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इन whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament or the state legislature. Second, mandamus will not issue to a legislature to forbid it from passing legislation repugnant to the fundamental rights. Mandamus cannot bar if alternative remedy. अगर कोई भी एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है किसी पर्सन को तो मैंडेमस इशू करने से उसे मना नहीं किया जा सकता। मैंडेमस इज नॉट रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज एन एडिक्वेट ऑल्टरनेट रेमेडी where the petitioner complains that his fundamental rights is infringed. The courts are duty bound to protect the fundamental rights and therefore mandamus is issued. हमारी अगली रेट आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को फॉरबिड करना या स्टॉप करना। इसे ज़्यादातर आमतौर पर कहा जाता है स्टे ऑर्डर। It is a writ issued by a superior court to a lower court or a tribunal forbidding it to perform an act outside its jurisdiction. After the issue of this writ, proceedings in the perform court etc. come to a stop. ये रिट इशू करता है एक सुपीरियर कोर्ट, एक लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को ताकि वो कोई भी प्रोसीडिंग्स को वहीं पे स्टॉप कर सके क्योंकि वो अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर एक्ट कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोहिबिशन। Writ of prohibition can only be issued against judicial and quasi-judicial authorities. It can't be issued against administrative authorities, legislative bodies, and private individuals or bodies. Writ of prohibition किसी भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ इशू करी जा सकती है। उसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता। ग्राउंड्स फॉर इशूइंग रिट ऑफ प्रोहिबिशन। फर्स्ट, एब्सेंस और एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। चाहे तो कोई कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन के बाहर काम कर रहा है या वहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, वहाँ पे काम कर रहा है। सेकंड, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर किसी भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा हो। थर्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ स्टैट्यूट wherein any tribunal or court proceed to act under law which is ultra virus और unconstitutional तो रिट इशू की जा सकती है। फोर्थ, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फिफ्थ, एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। नेचर ऑफ दिस रिट। Prohibition is a writ of right, not a writ of course, and is of preventive nature rather than corrective. Prohibition एक ऐसी रिट है जो प्रिवेंट करती है, जैसे एग्जांपल किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल को वो स्टॉप करती है, प्रिवेंट करती है कोई भी गलत काम करने से, कोई भी ऐसी चीज़ जो जस्टिस के खिलाफ हो या अनलॉफुल हो, तो वो करेक्टिव नेचर की नहीं है। ऑलरेडी कोई पास हो गया जजमेंट, उसके ऊपर वो एक्ट नहीं करती। कोई भी प्रोसीडिंग्स विच आर पेंडिंग बिफोर अ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी, वो उसी के खिलाफ इशू किया जा सकता है इस रिट को। Writ of prohibition is much in common with certiorari in its scope as well as in the rules of its governance. Therefore, both these writs lies against the judicial and quasi-judicial body and not against any executive authorities. Both these writs are concerned mainly with public law. Difference between certiorari and prohibition. तो prohibition और certiorari में क्या difference है? सर्चोरारी जो है वो रिट तब इशू करी जाती है जब कोई ऑर्डर पास कर दिया गया हो या कोई जजमेंट दे दी गई हो किसी कोर्ट के द्वारा, और प्रोहिबिशन तब इशू करी जाती है रिट जब कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही हो, कोर्ट में भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, उसका कार्यवाही चल रही है अभी, वो तब इशू करी जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर कोई कोर्ट किसी भी केस में कुछ इश्यूज़ के ऊपर ऑर्डर पास कर देता है और कुछ इश्यूज़ पेंडिंग चल रहे होते हैं और वो दोनों ही अनलॉफुल हैं, तो दोनों ही रिट इशू करी जा सकती है। प्रोहिबिशन जो पेंडिंग इशू बचे हैं उनके लिए, और सर्चोरारी जो इशू के ऊपर ऑर्डर पास कर दिया गया है उनके लिए। हमारी अगली रिट आती है सर्चोरारी। मीनिंग ऑफ द रिट। It is the command or order by the Supreme Court or High Court to an inferior court or tribunal to transmit a record or case or matter pending before them to the superior court, not to proceed with the case which is not within its jurisdiction, and also quash any order made by the court in such a case.
Who may apply? Any person whose legal right has been violated or any person on behalf of a group of person or society or person and large may apply for this issue of this writ. Grounds on which the writ is issued. Number 1. The act or judgment in respect of which the writ is sought to be issued should be the act or judgment of an inferior court or statutory body exercising or quasi-judicial function, where there is a violation of principles of natural justice, so as to render such act, order or judgment as invalid. Case laws. In case of Gujarat Steel Tubes versus Mazdoor Sabha AIR 1980 SC, explain the meaning of the phrase error apparent on the face of record. It was held that every order cannot be corrected merely because it is wrong. It can be quashed only if it is vitiated by the fundamental flow of gross miscarriage of justice, absence of legal evidence, preservance misleading of facts, serious error of law on the face of record, jurisdiction failure, and the like. Pradeep Singh versus Union of India 2007, the writ of certiorari is issued inter alia on the following ground. First, when the body concerned proceeds to act without or in excess of the jurisdiction. Second, fails to exercise its jurisdiction. Third, there is an error of law apparent on the face of record in the impugned decision of the body. Fourth, the finding of fact reached by the inferior tribunal are based on no evidence. Fifth, it proceeds to act in violation of the principle of natural justice. Sixth, it proceeds to act under a law which is itself invalid, ultra vires, or unconstitutional. Seventh, it proceeds to act in contravention of the fundamental right. In Suryadev Rai versus Ramchandra Rai AIR 2003, certiorari can be issued even if the lies between two private parties. The law has always been issued against the act of proceedings of judicial or quasi-judicial body conferred with power to determine question affecting the rights of subjects and obliged to act. तो हमारी पांचवी और आखिरी रिट आती है quo warranto. इस रिट का मीनिंग होता है by what authority. Meaning of the writ. By issuing the writ of quo warranto, the higher court seeks from the person to whom it is issued information as to the warrant or authority by which the said person supports the right to the public office. तो मतलब किस अथॉरिटी से वो पब्लिक ऑफिस में बैठा है या कोई जुडिशियल पोजीशन में बैठा है, तो ये उससे पूछा जाता है. When the writ can be issued. ये रिट तब इशू की जा सकती है जब कोई एक अनऑथोराइज्ड पर्सन पब्लिक ऑफिस में आके अपना हक जमाने दिखे. Second, the public office is of substantive nature. The remedy under this writ can only be granted where the office is in question is of public nature and not of private nature. Third, the person proceeded against has been in the actual possession and is the user of particular office in question. जिस भी पर्सन के अगेंस्ट रिट इशू होती है उसे कोर्ट में जाके ये प्रूव करना होता है कि किस अथॉरिटी से उसने पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रखा है. In Y.S. Rajasekhara Reddy versus Raja Chandra Babu Naidu AIR 2000, a quo warranto cannot be issued seeking dismissal of the Chief Minister of a state on the ground of the non-performance of a constitutional duty. The Chief Minister holds office during the pleasure of the Governor. Council of Minister is collectively responsible to the State Assembly. आज की इस वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आपको सारे हिट के टॉपिक समझ आए हो, उसकी टाइप समझ आए हो, तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताना.